अलग अलग जो चीजें होती हैं उनसे अलग अलग इम्पैक्ट कैसे पड़ता है और किस किस वे में हमारे यहाँ जो रेडिएशन है वो चलती रहती है। तो ये सारी चीजें जानने की हमने कल कोशिश की। आज हम थोड़ा सा आगे जानेंगे कि भाई कैसे हीट बजट जो होता है हमारी अर्थ का वो कैसे डिसाइड होता है। हीट बजट नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमारी अर्थ के पास जो भी एनर्जी आती है और जो वापस जाती है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम कहते हैं हीट बजट। जैसे हमारी बॉडी का भी एक बजट होता है, इसमें टेम्परेचर राइज भी होता है हमारी बॉडी का और फिर हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को कम भी रखती है। जैसे हमें जब गर्मी ज्यादा होती है तो थोड़े से पसीने लग जाते हैं, स्वेटिंग होने लग जाती है, तो वो उसका एक तरीके से एग्जाम्पल होता है। ऐसे ही हमारी अर्थ के पास जो सनलाइट आती है उसका भी एक बजट होता है कि भाई किस टाइम और कब तक सनलाइट एक तरीके से रहेगी। तो ये सन की लाइट हमारे अर्थ की तरफ आई, तो सन की लाइट जो अर्थ की तरफ आती है उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन। और हम लोगों ने कल देखा भी था कि भाई कैसे शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, पूरा हमने स्पेक्ट्रम देखा कि भाई कैसे रेडिएशन जो विजिबल रेज और अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में हमारे अर्थ को सन की लाइट टच करती है। और इस रेडिएशन में से कुछ यूनिट को हमारी अर्थ और हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर पहले ही वापस कर देता है, लगभग 35 यूनिट को। और इस 35 यूनिट में से 31 यूनिट को एटमॉस्फेयर आने से पहले ही वो बोलता है कि भैया आप इतना टेम्परेचर हमें नहीं चाहिए, आप बाहर ही जाओ। तो हमारा एटमॉस्फेयर इस चीज को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। और लगभग 4 यूनिट को हमारी अर्थ का जो सरफेस है, जहां पर हमारी अर्थ के पास ग्लेशियर है, वो वापस कर देता है, ओशियन वाटर है वो भी वापस कर देता है। तो 4 यूनिट को एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है जिसकी इन्हें जरूरत ही नहीं होती। तो हमारे पास जो बचता है 35 यूनिट तो पहले से ही वापस चला गया, रिफ्लेक्शन बचा हमारे पास 65 यूनिट। अब इस 65 यूनिट में से कुछ हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा और कुछ हमारी लैंड की जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब करेगा। इस 65 में से 18 यूनिट को एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और बचे हुए पार्ट को लगभग 47 के आसपास बचेगा, इसे हमारे लैंड का जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ये एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर और लैंड सरफेस, उसके बाद ही हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये 35 यूनिट से तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पहले से ही रिफ्लेक्शन हो गया। ये जो एब्जॉर्ब किया इससे हमारी अर्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे हमारी जो अर्थ है वो थोड़ा सा गर्म होने लगेगी। और हमने कल भी देखा था कि अर्थ जो है सन की डायरेक्ट लाइट से कभी भी गर्म नहीं होती। सन की जो लाइट वापस जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, उससे हमारी अर्थ गर्म होती है, इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ टेम्परेचर में कमी आती है। तो उसका रीजन इसी वजह से होता है। और फिर इस 47 यूनिट को जो 18 यूनिट है वो तो एटमॉस्फेयर पे है ही, और इस 47 यूनिट को जो हमारे सरफेस के पास है इसको भी लैंड सरफेस धीरे धीरे वापस करता है, इसमें एटमॉस्फेयर में। तो ये वाली चीज वापस से एटमॉस्फेयर में जाएगी और एटमॉस्फेयर के पास पहले से ही हमने देखा है 18 यूनिट है। तो अलग अलग फॉर्म में ये वापस जाएगी, जिसमें सबसे पहला जो हमने कल देखा भी था, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर ना जाते हुए, मतलब उनमें ये नहीं है कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो रहेंगे पास में ही, बट एक दूसरे से रिलेटेड होने की वजह से या कांटेक्ट होने की वजह से कुछ एनर्जी जरूर रिलीज करेंगे। जैसे हमने जाना था कि हमारे पास गैस है और उसके ऊपर हम कोई भी
अपना बर्तन रखते हैं और उसके बाद हीट जनरेट होती है और हमारा खाना पकता है। ऐसे ही कंडक्शन के थ्रू टचिंग मेथड से या कांटेक्ट मेथड से जो कंडक्शन के थ्रू 4 यूनिट लाइट है या एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। इसका मतलब 18 पहले ही था और 4 यूनिट एटमॉस्फेयर में कंडक्शन के थ्रू पहुंच गया। आगे 15 यूनिट जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। और रेडिएशन को भी हमने जाना था कि भाई इसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में भी एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है बिना किसी भी मीडियम के। तो 15 यूनिट और, तो हम लोग 15 यूनिट और ऐड कर देंगे एटमॉस्फेयर में। फिर अगली पार्ट में कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जिसमें रेडिएशन का या एक तरीके से एनर्जी का वर्टिकल फॉर्म में जो ट्रांसफर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। और जिसमें सेंसिबल हीट लेटेंट हीट में चेंज होती है। जैसे आप जो भी वाटर गर्म करते हो वो वाटर स्टीम में जो चेंज होता है उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, और ऊपर की तरफ जाता है। तो कन्वेक्शन के थ्रू भी कुछ पार्ट अपर वाले एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ये लगभग होता है 23 यूनिट। तो आप लोग काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 42 यूनिट वापस हमारे अर्थ सरफेस ने इसको दे दिया है, एटमॉस्फेयर को। और एटमॉस्फेयर का जो 42 ये और 18 इसके पास पहले से ही था, मतलब 16 यूनिट एनर्जी एटमॉस्फेयर के पास है। और ये जो एनर्जी एटमॉस्फेयर के पास जाती है इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में वेदर, क्लाइमेट या जो भी चीजें चेंज होती हैं इस यूनिट की वजह से होती हैं। तो एटमॉस्फेयर डायरेक्टली सन की लाइट से कभी भी इंपैक्ट नहीं होता। एटमॉस्फेयर का डिसबैलेंस जो होता है, जो वापस लॉन्ग वेव रेडिएशन जाती है अलग अलग फॉर्म में, इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। और इसके बाद ही वेदर चेंज होगा, रेनफॉल हो सकता है या हवाएं चल सकती है, विंड हो सकता है या साइक्लोन चल सकता है। उस सब का रीजन यही होता है कि जो रिफ्लेक्शन एक तरीके से हुआ। और वो रिमेनिंग 5 यूनिट जो अर्थ के पास है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में, मतलब सबसे बाहर की तरफ 5 यूनिट को ये छोड़ देती है। और ऐसा सब कुछ होता है जब ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अभी हमने ऐसी कंडीशन माना है कि ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता। अभी यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर चेंज हुआ और वो कहीं ना कहीं हीट बजट को चेंज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे वो प्लांट जो काट रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल टाइम में ऐसा होता है कि हमारी अर्थ जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उसी एनर्जी को वापस कर देती है और ये अर्थ में कंटिन्यूअस चलता रहता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, फिर उसके बाद ये जितना भी 60 यूनिट है ये एक तरीके से वापस एक्सटर्नल या आउटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं एविक्शन। तो एविक्शन की फॉर्म में ये एक तरीके से आउटर एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ऐसे नॉर्मली 100 यूनिट हुआ था और 100 यूनिट वापस चला गया एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब अर्थ का टेम्परेचर कुछ देर के लिए राइज हुआ, उसकी वजह से वेदर कंडीशन बनी, रेनफॉल भी हुआ क्लाउड बनने से। फिर उसके बाद नॉर्मल कंडीशन आ गई और फिर अर्थ का टेम्परेचर उतना ही हो गया। तो ऐसा बोलते हैं अर्थ का टेम्परेचर पहले भी वही था, आज भी वही है, इस हीट बजट की वजह से। बट इस हीट बजट में कुछ डिस्ट्रक्शन ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की और इस डिस्ट्रक्शन के क्रिएट होने की वजह से अब ऐसा नहीं होता कि सारी जो रेडिएशन है या जो भी यूनिट हमें मिली एनर्जी की वो सारी वापस जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें से बहुत सारी यूनिट अब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि ये हमारा जो अर्थ है ह्यूमन बीइंग की वजह से शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंस है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है हमारे अर्थ पर।
बट लॉन्ग वेव रेडिएशन जब जाती है तो हमने ग्रीन हाउस गैसों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसमें CO2, हम लोगों ने कोल का यूज किया, हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी डेवलपमेंट किया। इस वजह से अर्थ में जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसका पूरा एक तरीके से चेंज हो गया है, और वो गैसें कहीं ना कहीं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, और एनर्जी को उनके द्वारा एब्जॉर्ब करने की वजह से लॉन्ग वेव रेडिएशन में से कुछ पार्ट वापस नहीं जाता, और वो वापस ही हमारे अर्थ पे आ जाता है, और इस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया, और इसी को कहते हैं डिस्ट्रक्शन हो गया हीट बजट में। और इस डिस्ट्रक्शन की वजह है अर्थ पर बना हुआ बहुत बड़ा एयर पॉल्यूशन। जो हमने एयर पॉल्यूशन अर्थ पे किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन आया, और इसका मेन रेस्पॉन्सिबल किसको माना जाता है, और जो ये रेडिएशन वापस आई इसी को हम कहते हैं काउंटर रेडिएशन। छोड़ा तो था उसे इसलिए कि वो बाहर जाएगी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो काउंटर रेडिएशन एक तरीके से चलने लग जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और आप वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इसका एग्जाम्पल देखेंगे भी, जैसे आप लोगों ने अगर पेरिस एग्रीमेंट के बारे में सुना हो। पेरिस एग्रीमेंट वर्ल्ड के लिए एक ऐसा एग्रीमेंट है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात करता है, और सभी लोगों को बोला गया कि भैया आप लोग इस एग्रीमेंट के थ्रू अपने अपने टारगेट बनाओ, जिन टारगेट को हम कहते हैं INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आप लोगों से पेरिस एग्रीमेंट के बारे में और INDC के बारे में बहुत क्वेश्चन अभी पूछे जा चुके हैं, और बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। और INDC और पेरिस एग्रीमेंट का मेन पर्पज यही है, इस हीट बजट को, जो अर्थ का हीट बजट है, वापस से उसे नॉर्मल करना। ह्यूमन बीइंग का जो इम्पैक्ट है इस हीट बजट पे जितना कम पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग उतनी कम होगी। वरना अगर टेम्परेचर 1% भी राइज होता है अर्थ का, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और सबको उसका लॉस होता है। जैसे अभी आप लोगों ने अगर न्यूज पढ़ा हो तो इंडोनेशिया एक देश है जो फर्स्ट ऐसा कंट्री है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हुआ, और सी लेवल राइज होने की वजह से जो उनकी कैपिटल थी जकार्ता, जो उनके जावा आइलैंड पे थी, वो धीरे धीरे ओशियन में सबमर्ज होने लगी। अब टेम्परेचर राइज होने से सी का लेवल कैसे राइज होता है? पहली बात, जो ग्लेशियर पहले बहुत सारे सॉलिड फॉर्म में जमे हुए थे वो ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं, और दूसरा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो वाटर है वो भी एक्सपेंड होता है, और जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और दूसरी बात, सी का लेवल राइज हुआ ग्लेशियर पिघलने की वजह से, तो सी का लेवल राइज हुआ और उनकी जो कैपिटल है जकार्ता वो धीरे धीरे डूबने लगी। ऐसा ही इंडिया के मुंबई के बारे में भी कहा जाता है, जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, कि अगर टेम्परेचर और बढ़ा, अभी जो टेम्परेचर बढ़ चुका है लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। कब से? जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में आया 1883 के बाद, 18 सेंचुरी के आसपास, और तब से ही काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी। और अगर ये टेम्परेचर 2.5 से ऊपर निकल गया तो बहुत सारे जो कोस्टल एरिया वाले सिटी हैं, जिसमें इंडिया का बॉम्बे भी है, मुंबई भी है, उसके भी डूबने की पॉसिबिलिटी। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें पहले भी मिले हैं। तो आप लोग याद रखना, इंडोनेशिया पहला ऐसा कंट्री है जो ग्लोबल वार्मिंग या हीट बजट में डिसरप्शन आने की वजह से अपनी कैपिटल चेंज करने को मजबूर हुआ है, और उसने अब अपनी कैपिटल जकार्ता से छोड़कर दूसरे अपने जो आइलैंड उसके सेंटर में बनाने का सोचा है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे हर पार्ट पर पड़ता है। ऐसा ही आप लोग देखते हो साइक्लोन, पहले हमारे इंडियन ओशियन के जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे साइक्लोन ज्यादा आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अरेबियन सी का भी टेम्परेचर राइज होने लगा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और अब धीरे धीरे अरेबियन जो सी है वहां पर भी साइक्लोन की एक तो इंटेंसिटी, उनका इम्पैक्ट, और दूसरा उनकी फ्रीक्वेंसी
मतलब उनके बार बार आने के जो चांस है वो बढ़ गए हैं। वरना पहले ऐसे होता था कि 4 जब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आते थे तब 2 अरेबियन सी में आते थे, लेकिन अब एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। और कई बार अब ऐसा देखा जाता है बे ऑफ बंगाल की कंपैरिजन अरेबियन सी में साइक्लोन ज्यादा इंटेंसिटी का है और इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़ रहा है। और अभी आप लोगों ने एक साइक्लोन का नाम भी सुना होगा, बिपिरजॉय। तो बिपिरजॉय जो साइक्लोन है, जो इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को भी दूर तक इम्पैक्ट किया और साथ में पाकिस्तान में भी गया, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से राइज हुए टेम्परेचर का एक रिजल्ट है कि कैसे जब हम हीट बजट में कुछ भी डिसरप्शन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम सब पे पड़ता है। और इसी की वजह से हमारी अर्थ पर अब धीरे धीरे जो हीट है वो और जनरेट होने लगी है। ठीक है, अर्थ पर धीरे धीरे जो हीट का जनरेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसकी वजह से हीट वेव चलने लग गई है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं लू। लू के चलने का रीजन भी ये है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले इंडिया के बस नॉर्दर्न जो प्लेन वाला एरिया वहीं पे लू दिखाई देती थी, लेकिन अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साउथर्न इंडिया, इवन ईस्टर्न इंडिया, बिहार, बंगाल, वहां पर भी लू और हीट हमें दिखाई देती है। उसका रीजन भी क्या है? हीट वजह में डिसरप्शन आना। तो जब भी हीट वजह में डिसरप्शन आएगी, क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं काउंटर रेडिएशन इंक्रीज होगी और अर्थ का टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा। और ये जो साइक्लोन है, लू है, ये कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आती। जब अर्थ में डिसरप्शन होता है उसके हीट बजट में, उसके बाद ये सारी कंडीशन क्रिएट होते हैं। और अब धीरे धीरे लू का इम्पैक्ट भी पहले कुछ महीने तक रहता था, जैसे जून के आसपास या मई के आसपास, लेकिन अब पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक। तो इससे क्या हो रहा है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ गया। और अब धीरे धीरे हीट शॉक की वजह से, मतलब बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा राइज होने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी होने लगी है। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे बच्चे की डेथ होती है। उसका रीजन भी हीट में डिसरप्शन ही है। और साथ में अगर ग्रीन हाउस गैस हमने और ज्यादा बढ़ाई, तो जो ऊपर से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, हमने पढ़ा भी था कि जो सन से हमें लाइट मिलती है उसमें एक है अल्ट्रा वायलेट रेज और दूसरा है विजिबल रेज। देखो, विजिबल रेज से हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो हमारे लिए अच्छी भी है, विटामिन डी भी मिलती है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अगर ये बॉडी में जाएगी तो हमारी स्किन को और हमारे जो सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएगी, और इसकी वजह से हमारी स्किन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और कैंसर, कैंसर का जो प्रोसेस है जिसमें सेल कंटिन्यूअस बनती चली जाती हैं, उसको अल्ट्रावायलेट रेज काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ती है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिसीज हो सकती है। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जो स्किन है उसका कलर ही गायब हो जा रहा है, वो धीरे धीरे व्हाइट हो जा रहा है। उसका भी इम्पैक्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सिर्फ हमारी बॉडी पे नहीं, प्लांट की बॉडी पे भी आप लोग इम्पैक्ट देखेंगे। अब उसके वहां ग्रीन ज्यादा ना होने की वजह से थोड़ा सा फीका सा दिखेगा पत्ता भी। ऐसा ही होता है अदर एनिमल के साथ, उनपे भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में INDC गोल रखे हैं, हर कंट्री ने अपना अपना गोल रखा है कि भाई कैसे हम अपने टारगेट को अचीव करें। जैसे इंडिया ने बोला है 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। अब कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि इंडिया कार्बन नहीं प्रोड्यूस करेगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब इंडिया कार्बन तो प्रोड्यूस करेगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे ऐसी एनर्जी के फॉर्म को अपनाने की जिनसे कार्बन एब्जॉर्ब भी हो। जैसे हम लोग सोलर पैनल लगाएंगे, इंटरनेशनल सोलर मिशन हम लोगों ने चलाया भी है। साथ में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे व्हीकल हैं उनमें पेट्रोल डीजल ना यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करें। और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे डेवलप करेंगे? नेचुरल मेथड के थ्रू। और नेचुरल मेथड के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे
तो कहीं ना कहीं उससे हमारे अर्थ पर और हमारे एटमॉस्फेयर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे इंडिया अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है कि भैया हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अचीव करें, बट इंडिया बोलता है हम पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वेस्टर्न कंट्रियों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और उन लोगों ने ग्रीन हाउस गैस के जो लेवल था उसको चेंज किया। हम लोगों ने तो ज्यादा डेवलपमेंट अभी की नहीं है, और अगर हम अभी अपने सब लोगों को बोलेंगे कि भैया सिर्फ सोलर पैनल के थ्रू ही जो लाइट आएगी वो आप घर में यूज करोगे, तो हमारे देश में तो इतनी गरीबी है, इतनी पॉवर्टी है, तो उन लोगों का क्या होगा? तो फिर तो हम हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी दे ही नहीं पाएंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी होगी तो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इंडिया के भी रीजन सही है, और इंडिया इसीलिए वेस्टर्न कंट्रियों को बोलता है आप लोगों को दो चीज हमें देनी चाहिए। पहला, आप लोग हमें टेक्नोलॉजी दो, दूसरा आप लोग हमें कुछ रिसोर्स दो, पैसा दो। इस चीज को इंडिया बार बार उठाता है, और पहली बार हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इस बात को उठाया। बोला देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, आप लोग डेवलप कंट्री है। आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है क्योंकि लॉस आपकी वजह से हुआ है, तो आप लोग डेवलपिंग कंट्री को इसके लिए एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो लोग भी तुम्हारी तरह ही काम करें। जब बेनिफिट आप लोगों ने ज्यादा लिया है तो आप लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और हम लोग साथ में काम करेंगे लेकिन अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इंडिया ने बोला है हम अभी कोल बंद नहीं करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था भाई कोल से एनर्जी नहीं बनाओ, लेकिन इंडिया बोला नहीं, अभी हम कोल से एनर्जी बनाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और ना हमारे पास कोई सस्ता एक तरीके से ऐसा मौका है, और हमें अपने लोगों का डेवलपमेंट भी करना है, कम से कम बेसिक चीजें तो उन्हें देनी है। तो इसलिए हम लोग अभी तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन 2070 तक हम लोग पूरा ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे देश में कार्बन न्यूट्रल कंट्री हम लोग बन जाए। तो ऐसा हम लोग करेंगे, साथ में हम लोग प्लांट भी लगाएंगे। प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसे इंडिया बैलेंस करेगा कि उसका जो कार्बन निकला और जितना कार्बन उसने निकाला उस कार्बन को एब्जॉर्ब भी कर लिया जाए। तो इसी को हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रल कंट्री। तो ऐसे करके हम लोग इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही SDG गोल, इनके बारे में आपने सुना होगा। पूरा वर्ल्ड जिस गोल पे काम कर रहा है और इन गोल के बेस पे सारी चीजें चल रही हैं, उन्हें हम कहते हैं SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि जो आज की जनरेशन है उसकी नीड तो पूरी हो ही, साथ में ही फ्यूचर की जनरेशन को भी हम लोग रिसोर्स देके जाएं जितने हमारे पास है। ऐसा ना हो हम लोग सारे रिसोर्स अपने में ही खर्च कर जाएं, और जो हमारे बच्चे आए या अगली पीढ़ी आए वो सिर्फ डिजास्टर की दुनिया में जी, उनके पास मौका ही ना हो। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाना है। और 2015 से लेकर 30 तक ये 15 साल जो है, इस समय सारे जो लोग हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, और इसमें इंडिया भी इंक्लूड है। और इसी के अगले एक्ट के रूप में पेरिस एग्रीमेंट सामने आया था जो 2015 में हुआ था। और पेरिस एग्रीमेंट में सब लोगों ने अपनी बातें रखी। ट्रम्प के टाइम यूएस से जो एक बड़ी पावर था वो उस पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया। ट्रम्प मानते ही नहीं थे, बोले क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्या हीट बजट, आप फालतू में हम लोगों को उलझा रहे हो, हम लोगों का भी डेवलपमेंट है। तो ट्रम्प इससे निकल गया था, लेकिन फिर उसके बाद जॉय बिडेन जो उनके प्रेसिडेंट बने वो वापस इस पेरिस एग्रीमेंट में जुड़ गए। तो ये सबका इम्पैक्ट, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से इम्पैक्ट किसी एक कंट्री पे नहीं पड़ता, और ग्लोबल वार्मिंग में ऐसे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भैया तुमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं किया तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होगा, सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप लोग देखते भी हो राजस्थान जो काफी ज्यादा फेमस है कि भाई वहां पे डेजर्ट होता है, रेनफॉल नहीं होती, राजस्थान में आप लोगों को फ्लड दिखती है। तो ये किसका इम्पैक्ट है? एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। और जो हम लोग सीख नहीं पाए कि भाई हीट बजट में डिसरप्शन का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, ये उस चीज को दिखा रहा है। और जहां पर रेनफॉल होनी चाहिए वहां पर रेनफॉल नहीं होती। ऐसे ही आप लोग दिल्ली NCR में देखोगे, जब मई जून का महीना होता है, अप्रैल, वहां पे गर्मी पड़नी चाहिए थी, गर्मी नहीं पड़ी।
मार्च अप्रैल में काफी ज्यादा बारिश हुई, ऐसे लग रहा था मानसून पहले ही आ गया हो। उस वजह से हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा, हमारी क्रॉप पे भी इम्पैक्ट पड़ा, वीट की क्रॉप भी खराब हो। तो ये सब रीजन है, हीट बजट में कहीं ना कहीं जो भी हम लोग चेंज करते हैं उस पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया होगा, और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपना के ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा के इस चीज को कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं, और धीरे धीरे इस हीट बजट को कम से कम ज्यादा बढ़ने तो ना दें। और सब लोगों ने गोल भी रखा है कि भैया कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस और या मैक्सिमम 2.5, इससे ज्यादा हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। कोशिश तो यही है 2 डिग्री सेल्सियस, और 2 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ा ना, उसका भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर अर्थ का ना बढ़े, और उसी पे हम लोग एक तरीके से कंट्रोल कर पाए। तो ये सब देशों ने पेरिस एग्रीमेंट में एक तरीके से टारगेट रखा है कि हम लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अब हम अगले चलते हैं कि भाई हीट बजट हम लोगों ने देख लिया। अगली बात आती है कि भाई अर्थ पर हीट बजट को बनाने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन डिसाइड करता है कि भाई अर्थ का हीट बजट कैसा होगा। तो अर्थ के हीट बजट को डिसाइड करने वाले फैक्टर, ये हम लोगों को जानना है, फैक्टर्स। और इसमें सबसे पहला फैक्टर आप लोगों को पता है टेम्परेचर। अगली बात आती है भाई टेम्परेचर कैसे डिसाइड होता है। तो आप लोगों ने देखो, टेम्परेचर को डिसाइड करने में एक तो लैटिट्यूड, ट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लैटिट्यूड मतलब ऐसी लाइन जो पैरेलल है इक्वेटर के, ऐसे लाइन जो हमने खींची थी। और दो लैटिट्यूड के बीच के जोन को हम लोग क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। और दूसरा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड भी हमने पढ़ा था। और लॉन्गिट्यूड मतलब जो एक तरीके से ऐसे लाइन है नॉर्थ टू साउथ को जोड़ रही है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जब चेंज होता है तो उसके बेस पे हम लोग कहते हैं कि भाई कैसे अर्थ का टेम्परेचर चेंज हुआ। और अगला हम बोल सकते हैं डे टाइम, टाइम क्या है, क्या डे के बेस पे चेंज होता है, डे होता है और नाइट भी होती है, साथ में ही मंथली भी चेंज होता है, और साथ में ही ईयरली भी चेंज होता है। तो इसके बेस पे भी हमारे टेम्परेचर पे चेंज पड़ता है। तो ये सारे हमारे टेम्परेचर को डिसाइड करने वाले फैक्टर हैं। नॉर्थ टू साउथ आप लोगों को पता है, नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड में चेंज होता है, क्योंकि जो लैटिट्यूड होता है वो वेस्ट टू ईस्ट चलता है और ये नॉर्थ टू साउथ चलता है। इसका मतलब लॉन्गिट्यूड में जो टेम्परेचर चेंज होगा वो कैसे होगा, वेस्ट टू ईस्ट। एक तो इस वजह से चेंज होता है। और इसी से जुड़ी हुई बात आती है कि भाई टेम्परेचर या सन की जो लाइट है वो हर जगह एक जगह थोड़ी ना रहती है, कभी कहीं पे ज्यादा, कहीं भी कहीं पे कम, ऐसा इम्पैक्ट रहता है। और इसी चीज को हम लोग समझते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, कि हमारी अर्थ और सन की लाइट के बीच एंगल कैसा है। ये हमारी अर्थ है, ये सन की लाइट है, और इन दोनों के बीच जो एंगल पड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। मान लेते हैं ये 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारे ऊपर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ज्यादा होगा तो अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा। एंगल ऑफ इंसिडेंट को और इजी भाषा में हम क्या समझ सकते हैं कि भाई अर्थ के ऊपर सन की लाइट कैसी है, तिरछी है या बिल्कुल पैरेलल पड़ रही है। अगर सन बिल्कुल ऊपर है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और सन बिल्कुल नीचे है तो भी टेम्परेचर कम होगा, और जब सन बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से है तब भी टेम्परेचर कम होगा। इसको आप लोग कैसे समझ सकते हो, डे के टाइम से हिसाब से। जब सन उगता है तो आप लोगों ने देखा होगा भाई ईस्ट साइड से सन राइज होता है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ का सरफेस है। सनराइज हुआ इधर से, धीरे धीरे सनराइज होता है और धीरे धीरे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता जाता है, और फिर जैसे जैसे शाम होती है एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होता जाता है। तो इसका मतलब
लगभग 12 पीएम के आसपास से 2 पीएम, जब बिल्कुल दोपहर का टाइम होता है तब सन हमारे बिल्कुल ऊपर होता है, तो सन की जो लाइट है बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती है। और जब सन राइज होता है तो उस टाइम हमारी जो लाइट है सन की वो थोड़ी सी तिरछी पड़ती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होता है। ऐसे ही होता है इवनिंग में, इस टाइम भी एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी अर्थ पर जो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो नीचे से ऊपर की तरफ लाइट जाएगी वो भी बढ़ेगी, तो हमारा टेम्परेचर भी एक तरीके से राइज होगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ हमारी अर्थ के टेम्परेचर का पॉजिटिव रिलेशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना क्लियर होगा, अर्थ का टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे इसको एक फॉर्म में और समझ सकते हैं, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। ज्यादातर टाइम डेली अर्थ की जो लाइट है इक्वेटर के पास पड़ती है, तो इसका मतलब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा, तो इसलिए इक्वेटर का टेम्परेचर ज्यादा। जून के महीने में ये लाइट डायरेक्टली पड़ती है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, तो हमारे देश में समर का टाइम आ जाता है, वार्म टेम्परेचर हो जाता है। वहीं दिसंबर महीने के आसपास ये लाइट डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, और ये कैप्रिकॉर्न कहाँ से जाती है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा इसलिए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा। वहीं जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की लाइट काफी तिरछी होती है, इसलिए हमारे देश में सर्दियां आती हैं, विंटर सीजन आता है। तो ट्रॉपिक एंगल ऑफ इंसिडेंट किस बेस पे है, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि भैया टेम्परेचर कैसे होगा। ये सारी चीजें तो हमने नॉर्मली देखी, लेकिन अर्थ का सरफेस एक जैसा थोड़ी ना है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे ग्लेशियर है, कहीं पे ओशियन है। अगर ऐसा होता कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा है तो फिर सब जगह टेम्परेचर ज्यादा होता, सरफेस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही लैटिट्यूड में अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से, एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होने की वजह से भी टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो माउंटेन वाला एरिया है उसका सरफेस ही बहुत छोटा है, ऊपर वाले पीक पर सन की लाइट पड़ रही है, तो इस वजह से माउंटेन एरिया का टेम्परेचर ज्यादा राइज ही नहीं होगा। तो इसके डिसाइडिंग करने वाले फैक्टर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, या जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं अर्थ का रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। पहला हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन टेम्परेचर का, ये चीज याद रखना। अगला हम लोग देखेंगे भाई अर्थ का जो रोटेशन होता है, रोटेशन मतलब जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है जिससे डे और नाइट होता है। रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है, जिससे आप लोगों को पता है बहुत सारे सीजन आते हैं। तो अर्थ की लाइट जिसकी तरफ ज्यादा पड़ेगी वहां पर गर्मी, इधर नहीं पड़ेगी वहां पर सर्दी। तो ये हम लोग एक तरीके समझने के लिए मान लेते कि सन बीच में है और इसके चारों तरफ हमारी अर्थ है। ये हमारी अर्थ का इधर वाला पार्ट, ये है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला इधर वाली साइड, ये बिल्कुल बीच पे इक्वेटर पे पड़ रही है। इधर वाली साइड फिर दोबारा से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में जो सन की लाइट है, और फिर दोबारा से अर्थ जो इक्वेटर है उस पर लाइट पड़। तो ऐसे हमारी अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है, या अर्थ जो हमारी एक्सिस पे झुकी हुई है, उससे भी टेम्परेचर का पता चलता है। तो इसे आप कह सकते हो सेकंड पॉइंट,
अर्थ रिवॉल्यूशन एंड इट्स entailment 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, उससे भी टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले जो टाइम पीरियड होता है ये हम मान लेते हैं इधर की तरफ जनवरी फरवरी से लेकर जून। 21 जून को ये डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है। इसमें पड़ने की वजह से टेम्परेचर जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से वहां पर बहुत सारे चेंज भी होते हैं। जून जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर तक फिर दोबारा से जब रिवॉल्यूशन होता है तो अर्थ का जो इक्वेटर वाला पॉइंट है 0 डिग्री वाला, उस पर सन की लाइट ज्यादा डायरेक्ट पड़ती है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वेटर के पास होता है। तो इस वजह से अलग एक तरीके से इक्वेटर का जो टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं इक्विनोज, इस पर लाइट पड़ने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर राइज होता है। और फिर उसके बाद सितंबर के बाद दिसंबर, नवंबर दिसंबर के आसपास दोबारा से किस में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका मतलब कैप्रिकॉर्न वाली साइड का टेम्परेचर राइज, और हमारे देश में इस टाइम क्या पड़ेंगी, सर्दियां, क्योंकि अब साउदर्न हेमिस्फीयर की जो लाइट उस पर एक तरीके से लाइट पड़ रही है। तो हमारे यहाँ क्या होगा, विंटर, और इधर क्या होगा हमारे यहाँ समर। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और ज्यादातर जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, तो इस वजह से उस पर एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। इधर से इधर देखोगे तो देखा जाएगा कि नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे सन की लाइट है जो बढ़ रही है, और धीरे धीरे 21 जून को ये लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने लग जाती है। फिर धीरे धीरे यहाँ से साउथ की तरफ जाना स्टार्ट होगी, और फिर इसकी तरफ साउथ की तरफ पूरा पहुंच गई है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो इसलिए हमारे यहाँ, और फिर दिसंबर से जनवरी फिर दोबारा इसके पास। तो ये एक सर्कल हमारी अर्थ पे चलता रहता है, और जहां पर सबसे ज्यादा लाइट पहुंचती है उसी को हम एक और नाम से जानते हैं, ITCZ। इसके बारे में पूछा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। लिख भी लेना आप लोग, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका मतलब जहां पर सन की जो लाइट है डायरेक्टली पड़ रही है उसी को हम कहते हैं ITCZ। और जब ये टेम्परेचर हाई होता है, खासकर भारत में जब गर्मियों के टाइम, इस टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्रेशर का टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन, तो मतलब लो प्रेशर हमारे यहाँ बनता है। और ये लो प्रेशर जो बनता है, ये लो प्रेशर वाला सेंटर जो ओशियन से विंड आती है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये जो विंड की डायरेक्शन होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और इस वजह से इंडिया में जून के एंड में और केरला में जून के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मानसून दिखाई देता है। अगर इंडिया में विंटर समर वाला जो सीजन है ये ना है और ITCZ हमारे यहाँ ना बने, तो हमारे यहाँ मानसून भी नहीं आए। तो मानसून के लिए जरूरी है कि हमारे देश में थोड़ी सी गर्मियां पड़े, समर सीजन आए। और समर सीजन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अगर टेम्परेचर राइज नहीं हुआ तो वो वीक रह जाएगा और मानसून भी वीक होगा। और मानसून हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी हमारे देश की 50% पॉपुलेशन मानसून पर डिपेंड है इरिगेशन के लिए। और जब मानसून सही नहीं आता तो हमारे देश में एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है, और एग्रीकल्चर से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, हमारी फूड नीड भी जुड़ी हुई है। और जब एग्रीकल्चर में डिसरप्शन आता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है सेकेंडरी सेक्टर पे। मान लीजिए वीट से आप लोग जब बिस्किट बनाओगे तो बिस्किट की कॉस्ट राइज हो जाएगी,
और वो बिस्किट वाले थोड़े चालाक होते हैं, आप लोग ज्यादा कॉस्ट प्राइस होगी तो खरीदोगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो आप लोग एनालाइज करोगे कि वो लोग पहले अगर 5 बिस्कुट देते थे तो अब आपको 4 बिस्किट देंगे। उसका रीजन है, अगर प्राइस राइज किया तो आप लोग हो सकता है दूसरे बिस्किट की तरफ चले जाओ, इसलिए प्राइस राइज नहीं करते, उसमें से बिस्किट की जो क्वांटिटी है वो कम करते जाते। लेकिन इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है फूड इन्फ्लेशन पे। आप लोग देखेंगे मार्केट में व्हीट के प्राइस है वो राइज हो जाएंगे, मार्केट में वेजिटेबल के प्राइस है वो राइज हो जाएंगे, और आपके आसपास जो ये सारे प्राइस राइज होते हैं वो सब डिपेंड करता है कि हमारे देश में मानसून कैसा आया, क्लाइमेट कैसा रहा। क्योंकि इस बार मार्च अप्रैल में ही नॉर्दर्न पार्ट में बहुत सारी बारिश हुई, इस वजह से बहुत सारी जो वेजिटेबल थी बारिश की वजह से खराब भी हो गई। और वेजिटेबल के खराब होने की वजह से आप लोगों को देखेगा टमाटो के प्राइस काफी ज्यादा राइज हो गए। तो उसका इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि वो खराब हो गए, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, पेरिसेबल आइटम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, और जब उन पर ज्यादा पानी हो जाता है तो और दिक्कत होने होती है। ऐसा ही हुआ वीट की क्रॉप के साथ, जब वीट की क्रॉप रेडी थी तो उसी टाइम बारिश पड़ी, तो जब वीट गीला हो गया तो उससे आप आटा बनाओगे या कुछ भी चीज बनाओगे वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो इस वजह से वीट का जो प्राइस है वो भी आपको राइज दिखेगा, आपके आसपास मार्केट में आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में फूड इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है कि हमारे देश में मानसून सीजन या रेनफॉल का पैटर्न कैसा हो, और फूड इन्फ्लेशन से हर किसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए सरकार, क्योंकि अभी 2024 में इलेक्शन है, सरकार कोशिश करेगी कि फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं या तो सब्सिडी देनी पड़ेगी या फिर कुछ और तरीके निकालने पड़ेंगे इंपोर्ट करके फूड को, तब हमारे देश में कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। तो ये सब इम्पैक्ट पड़ता है हमारी अर्थ पर। तो ये अभी हमने 2 पॉइंट जाने, पहला पॉइंट जाना एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरा जाना रिवॉल्यूशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आगे आज हम नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोगों के पास जो एटलस है वो निकाल लेना। एक बार मैं नॉर्थ अमेरिका में आप लोगों को कंट्री घुमा चुका हूँ, जो लोग नहीं घूमे वो एक बार फिर दोबारा से घूम लेना। और मैं बोर्ड पे कुछ नाम लिखते जाऊंगा तो आप लोग भी उन नाम को नोट करते जाना। आप लोग हो सके तो मैप के लिए अलग से बुक बना लेना, नोटबुक अलग से कर लेना, और आप लोगों को मैं हर कॉन्टिनेंट में घुमाऊंगा, लेकिन साथ साथ आप लोग जो करंट अफेयर पढ़ते हो ना उसको भी देखा करो। उसे देखने से आप लोग जहां जहां मोदी जी जाते हैं, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर जाते हैं, उस चीज को फॉलो किया करो, वहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई अभी हमारे जो मोदी जी यूएस से भी गए, यूएन का जो हेडक्वार्टर है वहां पे इंटरनेशनल योगा डे भी उन्होंने मनाया, साथ में ही वो इजिप्ट की जो कैपिटल है वहां पे भी गए, कैरो गए, वहां पे नाइल रिवर है, तो इजिप्ट के बारे में पूछा जा सकता है। और साथ में उनकी बहुत ज्यादा फेमस एक पिक भी हुई कि वो कुछ चीजें देखने गए वहां पे। और आप लोगों ने सुना होगा पिरामिड, इजिप्ट काफी ज्यादा फेमस है अपने पिरामिड स्ट्रक्चर के लिए, बड़े बड़े पिरामिड उनकी सिविलाइजेशन में हुए। इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ रिलेशन थे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और एंशियंट टाइम में काफी सारे लोग वहां पे जाते थे, तो इस चीज को याद रखना। तो नॉर्थ अमेरिका का मैप आप लोग निकाल लेना। मेरा जो पेज नंबर है वो है 83, आप लोग देख लेना, एक बार मैं अंदर दिखा देता हूँ, ये वाला नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कंट्री है, ये अलास्का है जो रसिया से यूएसएसआर की जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई तो उस टाइम उसने अलास्का को किसको बेच दिया, रसिया को बेच दिया। तो ऐसे आप लोग नाम नोट करते जाना। नॉर्थ अमेरिका एक बार मैं घुमाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग को खुद घर से घूम के आना है, जो जो प्लेस में लिखाता जाऊं, लिखा इसलिए रहा हूं जिससे आप लोगों को याद रहे कि कौन कौन सी चीजें देखी थी हम लोगों ने, तो आप लोग बस लिस्ट बनाते जाना। पहले नॉर्थ अमेरिका में हमने क्या देखा, अलास्का। अलास्का यहाँ पे आइस बहुत ज्यादा रहती है। यूएसएसआर जिसका सक्सेसर रहा रसिया, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जब खराब हुई
तो उसने यूएसए को अपना अलास्का वाला जो एरिया था वो बेच दिया, और तब से ही अलास्का यूएसए का एक पार्ट है और यूएसए की टेरिटरी कहलाता है। अलास्का में बहुत सारे यूरेनियम, थोरियम है। पहले ये रसिया को नहीं पता था, लेकिन अब उसे पता चला, लेकिन अब उसने बेच दिया, तो अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं। उसके बाद आप सेकंड देखेंगे, अलास्का के बाद कनाडा, जिसकी कैपिटल आप लोगों को दिखेगी ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। इधर दिखेगी आपको, ईस्टर्न कोस्ट के पास। ठीक है, कभी भी आपको कोई भी प्लेस निकालना हो तो एक चीज याद रखना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसकी बात करेंगे, भाई कनाडा की कैपिटल ओटावा। मान लेता हूं मैं, आप लोगों को नहीं पता कि भाई ओटावा, आप लोगों से देखो बड़े एग्जाम होते हैं तो उसमें कंट्री का नाम नहीं दिया जाएगा, बस प्लेस का नाम दिया जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि भाई न्यू दिल्ली में टॉक स्टार्ट हुई, ऐसे न्यूज में आएगा। कभी ये नहीं बोला गया इंडिया में टॉक स्टार्ट हुई, या हमारे पीएम पेरिस गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कैसे पता चलेंगी? सबसे पहले आप लोगों को कोशिश करना है कि कॉन्टिनेंट कौन सा है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पता चला ओटावा जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, सबसे पहली बात। उसके बाद हमें पता करना है कि नॉर्थ अमेरिका में जो कॉन्टिनेंट, तो हमें पता चल गया किस कंट्री में है। तो हमें कंट्री पता चला कनाडा, और फिर उसके बाद हमें देखना भैया कनाडा में किस साइड है, ईस्टर्न साइड या वेस्ट साइड। तो हमें पता चला कि भाई ईस्ट साइड है। तो ऐसे आप किसी भी प्लेस को देख सकते हो। और इन प्लेसों से क्वेश्चन कैसे आते हैं? या तो आपसे मैच कराने के लिए आ जाएगा, या आप लोग देखेंगे जो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे कोई माउंटेन होगा, हो सकता है वॉल्केनिक माउंटेन हो, उस वजह से वो वाला एरिया डेवलप हुआ हो सकता है वहां पे कोई फेमस लेक हो, इस वजह से वो एरिया काफी ज्यादा न्यूज में रहता हो, या इंडिया के रिलेशन किसी कंट्री के साथ थोड़े से खराब हो गए, या हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, या उनके किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने विजिट किया हो, या कोई वर्ल्ड का फेमस समिट हुआ हो, कुछ भी वहां पे इंसिडेंट हो सकता है। तो इस वजह से आपको प्लेस जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपने देखा कनाडा, और उसके नीचे आप आओगे तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम थी, और ये लोग भी इंडिया की तरह गुलाम हुआ करते थे इसके ब्रिटेन के। तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा, देखो भाई हम अलग अलग रहेंगे तो दिक्कत होगी। ये लगभग 13 स्टेट थे ऐसे छोटे छोटे किंगडम। तो इन लोगों ने अपना एक देश बना लिया, और इसी का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब सारे एक साथ आए, बहुत सारे स्टेट, और अमेरिका का डेवलपमेंट किया। और इसीलिए इनके यहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पर आप लोगों को डबल सिटीजनशिप दिखेगी। एक आप लोग यूएसए की सिटीजनशिप लोगे, दूसरा उस स्टेट की लोगे, जैसे वहां का एक फेमस स्टेट है कैलिफोर्निया, उसकी भी लोगे। यहाँ पे डबल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन। वो अपने सिटीजन को अलग से राइट देता है। तो हर चीज यहाँ पर डिवाइड होगी। फेडरल हाई कोर्ट अलग है, स्टेट की हाई कोर्ट अलग है। तो ये भी इनका एक तरीके से डिवीजन होता है। और यूएसए का जो कैपिटल है वो क्या है? वॉशिंगटन डीसी। जैसे हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी हैं, ऐसे ही इनके फादर ऑफ नेशन आप वॉशिंगटन जी को मान सकते हो, और उन्हीं के नाम पे इन्होंने अपनी कैपिटल बना दी वॉशिंगटन डीसी। ये भी कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट की साइड, वॉशिंगटन डीसी। यूएसए के नीचे आप लोगों को दिखेगा मैक्सिको, एक डेवलपिंग कंट्री है। ये जो सारी कंट्री अभी हमने देखा, कनाडा, यूएसए, ये डेवलप कंट्री है। डेवलप कंट्री की खासियत, टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलप होगी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, इंस्टीट्यूशन वेल डेवलप होंगे, लोगों की बेसिक नीड पूरी हो चुकी होंगी, कपड़ा रोटी मकान के लिए कोई तरस नहीं रहा होगा, गरीबी नहीं होगी। मैक्सिको एक डेवलप कंट्री है इंडिया की तरह, और इसकी कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। ये इस कॉन्टिनेंट के कुछ फेमस बड़े देश है,
उसके नीचे कुछ छोटे छोटे कंट्रियां हैं, जैसे आपको दिखेगा गुटेमाला, मैक्सिको के नीचे, जिसको ना दिखे बता देना, साथ साथ घूमते जाना। अगला आपको दिखेगा गुटेमाला, ये गुटेमाला एक छोटा सा ही कंट्री है और इसका मैक्सिको की तरह ही डेवलपिंग कंट्री है और इसका कैपिटल भी गुटेमाला के नाम से, गुटेमाला सिटी। अगला 6 नंबर एल सिल्वाडोर। एल सिल्वाडोर के बारे में आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, ये फर्स्ट ऐसा कंट्री है जिसने सनस्क्रीन को बैन कर दिया। सनस्क्रीन का मतलब क्या होता है, जो हम लोग क्रीम में यूज करते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो चमक लाने के लिए एक तरीके से डाले जाते हैं और उनमें थोड़ा बहुत लेड होता है। उस लेड की वजह से जब वो सी में जाता है या फूड चेन में जाता है तो बहुत सारे एनिमल उसको खा लेते हैं और उस एनिमल के खाने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो एल सल्वाडोर ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सनस्क्रीन को बैन कर दिया। बोले अब सनस्क्रीन हमारे देश में 100% बैन है, कोई भी क्रीम ऐसी यूज नहीं की जाएगी जिसमें सनस्क्रीन या लेड वाले जो एलिमेंट है उनका यूज किया जाए, क्योंकि जब हम मुंह धोते हैं तो उसके बाद वो सनस्क्रीन निकल जाती है और धीरे धीरे सारी चीजें कहाँ जाएंगी, ओशियन में, और उसकी वजह से फूड चेन पर काफी ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। तो इसलिए एल सल्वाडोर ने इसको बैन कर दी। तो फर्स्ट वर्ल्ड का ऐसा कंट्री, और एल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है, सैन सल्वाडोर। उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा देख होंडुरस, वो आप लोगों को देखेगा होंडुरस। उसके बाद नीचे आप लोगों को निकारागुआ, उसके नीचे कोस्टा रिका और फिर पनामा सिटी। ये लैंड वाला सिस्टम मैंने आप लोगों को घुमाया। अब हम थोड़ा सी रूट के थ्रू चलेंगे। सी रूट वाला सिस्टम काफी ज्यादा फेमस रहता है। सबसे पहले आप लोग अलास्का की तरफ आओगे तो वहीं पर आपको एक सी दिखेगा जिसका नाम है ब्यूफर्ट सी। आप लोगों को दिखेगा ब्यूफर्ट सी, काफी ज्यादा फेमस है। इस सी के थ्रू काफी ज्यादा ट्रेड होती है। तो ब्यूफर्ट सी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इधर देखोगे अलास्का वाली साइड तो यहाँ पे आपको ब्यूफर्ट सी दिखेगा। एक चीज और याद रखना, हर मैप के दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप, दूसरा फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आपको स्टेट, देश, ये सारे मिलेंगे। कैपिटल मैप में आपको माउंटेन, आप लोग रिवर, आप लोग प्लेट्यू, ये सारी चीजें इस फिजिकल मैप में देख सकते हो। तो दोनों में अलग अलग चीजें होंगी। सबसे पहले आपको सी के साथ ब्यूफर्ट सी दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ आओगे, ग्रीनलैंड एक दिखेगा। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का एक पार्ट है, ये काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे एक ट्राइब रहती है जो बर्फ का घर बनाती है, जिसे हम कहते हैं इग्लू। ये एनसीईआरटी में भी आपने दे रखा है, तो याद रखना एक ट्राइब है ग्रीनलैंड में जो इग्लू, बर्फ के घर बनाती है और उसमें ही रहती है। ग्रीनलैंड पे सारे पे काफी ज्यादा बर्फ है और उसका रीजन इसका ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ा सा ऊपर होना। आप लोग देखेंगे तो ये पूरा जो एरिया है 60 डिग्री नॉर्थ वाला जो पार्ट है उससे भी ऊपर है, तो इस वजह से यहाँ पे सारे लैंड पर ज्यादातर आइस जमी रहती है। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे यहाँ की आइस भी, यहाँ के भी ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे लैंड बनता जा रहा है। और कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ग्रीनलैंड का डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसका लॉस भी हमें हो रहा है क्योंकि सी लेवल भी राइज होगा। जब आइस मेल्ट होंगी तो उससे इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो ब्यूफर्ट सी। उसके बाद आप लोगों को एक स्टेट दिखेगा जिसका नाम है डेविस स्टेट। देखो स्टेट का मतलब क्या होता है, डेविस स्टेट। आप लोगों को कई जगह अलग अलग स्टेट दिखाई देंगे, जैसे इंडिया में भी स्टेट है पाक स्टेट, उधर आपको इंडोनेशिया के पास भी एक स्टेट दिखेगा जिससे चाइना को बहुत दिक्कत होती है। तो स्टेट का मतलब ऐसा कोई भी पार्ट जो दो लैंड्स को आपस में अलग करे। ठीक है, दो लैंड्स को मान लेते हैं ए और बी, दो लैंड्स हैं, इनको जो आपस में अलग करे
और दो ओशियन को आपस में ज्वाइन करे, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे ग्रीनलैंड के पास इधर ये डेविस स्टेट है दोनों के बीच। तो ये डेविस स्टेट क्या कर रहा है, कनाडा के बैफिन आइलैंड को, ये छोटा सा बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर रहा है। और ये लोग ज्वाइन किसको कर रहे हैं, ये लैब्राडोर सी, ये काफी ज्यादा फेमस है और यहीं पर आप लोगों ने सुना होगा लैब्राडोर करंट। और टाइटैनिक शिप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो इस लैब्राडोर करंट जो एक कोल्ड करंट है, तो इस लैब्राडोर सी में कोल्ड करंट की वजह से आइस जमा रहती है। टेक्टोनिक आइस जमा होने की वजह से जो ये शिप आया था, इन लोगों ने मना किया था कि भैया मत आओ इधर, अभी आइस जमा है। लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा ईगो था, नहीं हम लोग तो विश्व का सबसे बड़ा एक शिप बनाया है, तो टाइटैनिक लेके आ गए। लेकिन जब पास में आए तो पता चला नीचे बर्फ है। और बर्फ की एक खास बात, 9/10 जो उसका पार्ट होता है वो सी के नीचे होता है या वाटर के नीचे होता है, 1/10 ऊपर दिखता है। तो जब तक वो कुछ कर पाते तब तक वो बर्फ टकरा चुकी थी, और जैसे ही वो बर्फ टकराई तो नीचे वाला जो बेस है टाइटैनिक का वो टूट चुका था, और उस वजह से तब से टाइटैनिक नीचे चला गया। तो इसलिए बोला जाता है कि लैब्राडोर सी के आसपास खासकर विंटर के सीजन में तो और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आइस कहीं ना कहीं आपको खत्म कर सकती है। तो लैब्राडोर सी से ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो यहाँ की आइस मेल्ट हो जा रही है, और आइस मेल्ट होने की वजह से ये रूट भी एक ट्रेड के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये वाला पार्ट है लैब्राडोर सी। तो डेविस स्टेट दो चीजों को एक तरीके से जोड़ती है, एक तरफ आप देखेंगे बैफिन बे, दूसरी तरफ लैब्राडोर सी। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है, डेविस स्टेट। और अलग क्या करती है, बैफिन आइलैंड को, डेविस स्ट्रेट बैफिन आइलैंड, जो आइलैंड किसका है, कनाडा का, आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है, और बैफिन बे को लैब्राडोर सी से जोड़ती है। ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपको हडसन बे, देखो बे का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी एरिया जो तीन तरफ से एक तरीके से लैंड से घिरा हुआ हो, उसी को हम क्या कह देते हैं, बे कह देते हैं। तो ये वाला हडसन बे वाला एरिया आप लोग देखोगे तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ, और इधर वाला जो पार्ट है ये बस इसका ओपन है। तो यहीं पे हडसन बे पाया जाता है, और ये कनाडा के पास में रहता है। और यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं, जब हम रिवर्स देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे देखो हडसन बे में कई रिवर गिरने वाली हैं। तो हडसन बे अगला लिख लेना, हडसन बे। इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाता है और कई बार मैच करने के लिए आता है कि वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, साउथ टू नॉर्थ लगाओ, नॉर्थ टू साउथ लगाओ। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बैफिन वेट कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, किस कॉन्टिनेंट में, या एशिया में। तो कम से कम हमें इतना जरूर पता होना चाहिए, कम से कम ये एशिया में तो नहीं। इतना भी हमें पता चलता है तो कहीं ना कहीं हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये हडसन बे, और उसके बाद लैब्राडोर सी के बाद आप लोग पहुंचोगे अटलांटिक ओशियन। लैब्राडोर सी के बाद आप लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पहुंचोगे। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, क्योंकि एक तरफ इसके नॉर्थ अमेरिका जहां पे यूएसए कनाडा पड़ते हैं, दूसरी तरफ आप देखोगे यूरोप। ये वर्ल्ड के सबसे डेवलप कंट्रियों वाला जोन है, और इसलिए नॉर्थ अटलांटिक सी से वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड भी होता है। तो नॉर्थ अटलांटिक सी को वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ओशियन के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें डेवलप होती रहती है। इस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ही आप लोगों को नीचे जाओगे तो एक सी दिखेगा जिसका नाम है सरगेसो सी। सरगेसो सी में सैलिनिटी बहुत ज्यादा है,
और सैलिनिटी होने का एक रीजन, इस सी में जो क्लीन वाटर है वो नहीं आ पाता, या रिवर का जो वाटर है वो नहीं आ पाता। इसमें कुछ करंट ऐसी चलती है जो इसको सर्कुलेशन देती है, और सर्कुलेशन की वजह से सरगेस और सी बिल्कुल बीच में रह जाता है। तो यहाँ पे बहुत सालों से वाटर चेंज नहीं हुआ, और जो चीज इसके बीच में फंस जाती है वो फंस ही जाती है, और यहाँ से शिप को निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत भी होती है। एक तो सैलिनिटी बहुत ज्यादा, और दूसरा कोई विंड नहीं, कोई चीज नहीं कि जिससे वो शिप को आगे ले जा सके। इसलिए बहुत बार जब पहले जो लोग थे, जो ट्रेडर थे, वो अपने शिप में जब घोड़े लाते थे, हॉर्स लेके आते थे, तो सरगेस और सी और बरमूडा ट्रायंगल के पास आकर फंस जाते थे। उनके पास इतना ज्यादा बड़ा टेक्नोलॉजी भी नहीं था, तो फिर वो क्या करते थे, अपने घोड़ों को इस एरिया में फेंक देते थे। इसलिए इस लाइन को, सरगेस और सी वाली लाइन को पहले हम हॉर्स लाइन भी कहते थे, कि भाई यहाँ पे घोड़े फेंक दिए जाते हैं। तो हॉर्स को, ये लोग घोड़ों को फेंक देते थे सरगेस और सी में। उसका रीजन स्टेबल वाटर का होना, और जब कोई भी चीज स्टेबल होगी तो वहां पे सैलिनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो सरगेस और सी एक ऐसा सी है जिसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि सरगेस और सी है कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और साथ में ही नॉर्थ अमेरिका कोस्ट के ईस्टर्न पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमें सरगेस और सी दिखता है। उससे आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो अमेरिका और उसके पास गल्फ ऑफ मैक्सिको, जहां पर हम लोगों ने मैक्सिको देखा था, वहां पे गल्फ ऑफ मैक्सिको आप लोगों को दिखेगा। और मैक्सिको की जो ये गल्फ है, ये काफी ज्यादा फेमस है पेट्रोल और डीजल के लिए। यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं, क्रूड ऑयल काफी ज्यादा है, पेट्रोल, डीजल, गैस। इस वजह से मैक्सिको और यूएसए के बीच थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है यहाँ के राइट को लेकर। यूएसए बोलता है कि ये वाला पार्ट मेरा है, मैक्सिको बोलता है भैया हमारा भी है, तुम्हारा ये थोड़ी ना है। तो पहले बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच डिस्प्यूट रहता था, लेकिन बाद में दोनों ने एग्रीमेंट किया, बोला भैया देखो इतना जोन तुम्हारा, इतना जोन हमारा। तो सी बाउंड्री को डिवाइड करने के लिए एक अलग से ट्रीटी होती है, और उस ट्रीटी में बताया जाता है कि भैया किसका एरिया कितना है। तो सबसे पहले कोस्ट लाइन है, उस पर तो उस कंट्री का पूरा राइट होता है, लेकिन कोस्ट लाइन से ज्यादा 200 नॉटिकल माइल तक एक और लाइन होती है, उसमें भी कुछ राइट दिए जाते हैं। तो इंडिया को अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा फायदा क्या है, अंडमान निकोबार जब हमारे पास है तो 200 नॉटिकल माइल जो इंडियन ओशन का पार्ट है, उस पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा कंट्रोल है। तो हम लोग सी में बहुत सारे रिसोर्स भी मिलते हैं, और जैसे जैसे लैंड पे रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं, तो सब लोग सी की तरफ ही देख रहे हैं कि सी पर ज्यादा रिसोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 70% जो पार्ट है अर्थ का वो सी है। ओशियन में अगर हम लोग रिसोर्स खोजेंगे तो हमें बहुत ज्यादा, बस प्रॉब्लम ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और इंडिया अब धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रहा है। जैसे हम लोग ऊपर जाना चाहते हैं ना, इसरो हमारा काम करता है, ऐसे ही अब गवर्नमेंट चाहते हैं कि इसरो नीचे भी काम करे, और नीचे जो मिनरल्स दिए हुए हैं उनको हम लोग माइनिंग करके ऊपर लाएं, और उसे अपने देश के डेवलपमेंट के लिए यूज करें। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है इस मामले में, डेवलप कंट्री बहुत आगे है, चाइना भी बहुत आगे है। वो रेयर अर्थ मेटल्स को भी सी के नीचे से ही एक तरीके से माइनिंग करता है, और रेयर अर्थ मेटल को इसलिए रेयर नहीं कहा जाता कि वो कम मिलते हैं, मिलते खूब है, इनकी माइनिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि नीचे मिलते हैं। और रेयर अर्थ मटेरियल से आपके जो आज के टाइम की बहुत सारी चीजें, जैसे आप लोगों ने चिप देखा होगा, आपके फोन में भी चिप लगता है, आपके स्मार्ट जो एटीएम कार्ड है उसमें भी चिप लगता है, तो हर किसी में चिप का यूज होता है। उस चिप में रेयर अर्थ मेटल्स का काफी ज्यादा यूज होता है। इंडियन ओशियन के नीचे रेयर अर्थ मेटल है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको माइनिंग कैसे करें। तो इसलिए इंडिया उस टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहा है, और अब हम धीरे धीरे शिप भेजने वाले हैं जो नीचे जाएगा और उसको स्टडी करके आएगा, और इसकी वजह से हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा, थोरियम, यूरेनियम, इसके बारे में पता चलेगा, जो आजकल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और साथ में हमारे डिफेंस पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरियां बनती हैं उसके लिए, ये सारे मटेरियल हमें ओशियन से प्रोवाइड होते हैं। या फिर हम किसी और कंट्री पे डिपेंड हो, लेकिन किसी भी कंट्री पे डिपेंड होना कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ही रिसोर्स हो, इसलिए ये गल्फ ऑफ मैक्सिको काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है कि भाई यहाँ पे क्या है। और फिर आप लोगों को दिखेगा स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, इधर वाली साइड, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी लैंड का पार्ट जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो, जैसे इंडियन पेनिनसुला भी आप लोगों ने सुना होगा। एक तरफ हमारे पेनिनसुला के अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, तीसरी तरफ इंडियन ओशियन। ऐसे ही फ्लोरिडा के तीनों तरफ आप लोग जब देखोगे तो उसके तीनों तरफ भी सी वाटर दिखेगा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा क्या करता है, फ्लोरिडा पेनिनसुला को अलग करता है क्यूबा से। क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है, सोशलिज्म को मानती है, और इसी से जुड़ा हुआ एक इशू है क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ये कहीं ना कहीं यूएसए के खिलाफ रहता है और रसिया के साथ रहता है। फिदेल कास्त्रो यहाँ के हीरो थे जो सोशलिज्म में बिलीव करते थे। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को सरगेसो सी जो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है उससे जोड़ता है। तो ये हमने एक और स्टेट जाना। उसके आगे आप लोग आओगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद यूकेटन चैनल। चैनल का मतलब भी स्टेट ही होता है, बस कुछ एरियो में उसे चैनल कह दिया जाता है। तो यूकेटन चैनल, इधर आप देखोगे यूकेटन पेनिनसुला मैक्सिको का है, दूसरी तरफ क्यूबा है। यूकेटन पेनिनसुला को क्यूबा से अलग, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी, ये वाला कैरेबियन सी है। और आप लोगों ने सुना होगा कैरेबियन पावर, वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में बोला जाता है, तो वो कैरेबियन सी के पास पड़ते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है कि भाई ये कैरेबियन पावर है। ठीक है, और कैरेबियन सी के बाद हम लोग अटलांटिक ओशियन को छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद हमें दिखता है गल्फ ऑफ पनामा। पनामा कैनाल यहाँ पे डेवलप किया गया, और पनामा कैनाल का डेवलपमेंट इसलिए था कि भाई पहले क्या होता था, अगर अटलांटिक ओशियन की तरफ या फिर यूरोप की तरफ किसी को जाना है, वेस्ट वाले पार्ट वाले शिप को, तो उसे पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसे घूमने के बाद तब वो एक तरीके से यूरोप की साइड जाता था। तो इसमें एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगता था, और दूसरा एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगती थी। तो इसी चीज को देखते हुए बाद में क्या किया, इस पनामा देश में एक कैनाल बनाई गई, और इसको थोड़ा सा काटा, इसी को हम कहते हैं पनामा कैनाल। तो याद रखना, पनामा कैनाल एक तरीके से किसको जोड़ती है, अटलांटिक ओशियन, इधर क्या है अटलांटिक ओशियन, ओशियन को, इधर क्या है पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ने वाला जो एरिया है उसे हम कहते हैं पनामा कैनाल। इसके इधर कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी, इसके इधर गल्फ ऑफ पनामा है। आप लोग साथ साथ लिखते भी जाना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि यहाँ ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। और इसके दोनों तरफ कुछ, आप लोगों को एक छोटा सा मैप भी दे रखा होगा ऐसे वाला, नॉर्थ अमेरिका, ये पनामा कैनाल को शो करता है। इधर देखो ये कैरेबियन सी, इधर वाला एरिया गल्फ ऑफ पनामा। कैरेबियन सी की तरफ एक पोर्ट होगा जिसका नाम है कोलोन, इधर एक पोर्ट है जिसका नाम है कोलोन, और गल्फ ऑफ पनामा की तरफ भी एक पोर्ट होगा जिसका नाम है पनामा सिटी, जो पनामा की कैपिटल थी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, तो पनामा सिटी। और जैसे ही आप पनामा कैनाल को क्लियर करोगे तो आप लोग पहुंच जाओगे पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो पनामा कैनाल याद रखना। सबसे पहले तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, पनामा कैनाल किस कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट,
तो पहले तो इतना याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा, थोड़ा सा अगर डीप में गया, पनामा कैनाल किस ओशियन को किस ओशियन से जोड़ता है? तो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। एक और सवाल फिर थोड़ा और डेप्थ में जाएगा, कैरेबियन सी को किससे जोड़ता है? गल्फ ऑफ पनामा से। और पनामा न्यूज में भी था, पनामा पेपर लीक आप लोगों ने सुना होगा। हुआ क्या कि इंडिया के और बहुत सारी कंट्रियों के बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, और वो जो 2 नंबर का पैसा होता है या गलत तरीके से जो पैसा कमाया है वो फॉरेन कंट्री की बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और इसी को लेकर एक एनजीओ जो है, उस एनजीओ ने क्या किया, इस पनामा के जो कंपनी के जो डाटा था उसको रिलीज कर दिया पब्लिक में। और इंडिया के भी बहुत सारे लोग जिसमें शामिल थे, जिन्होंने बहुत सारा 2 नंबर का पैसा सदर बैंकों में डिपॉजिट कर रखा था, वो पकड़े गए। इनमें बहुत सारे हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन जी और उनके बेटे की बात, वाइफ जो है ऐश्वर्या राय बच्चन, उनका भी नाम आया। साथ में पाकिस्तान से नवाज शरीफ जो उनके पीएम थे, उनका भी नाम आया, उन पर केस चला, उनकी सरकार तक गई। तो पनामा पेपर जब लीक हुए तो उससे पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से चीजें पता चली। हमें भी पता चला कि हमारा कितना पैसा बाहर रखा हुआ है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि उन लोगों की खुद डेथ हो जाती है और हमारा सारा पैसा वहीं पे फंस जाता है। स्विट्जरलैंड के बारे में ऐसे आपने सुना होगा, ऐसे ही पनामा देश भी पैसा रखने के लिए इंटरेस्ट लेता है, ना कि बैंक। जैसे आप नॉर्मल टाइम में देखते हो कि आप लोग अगर पैसा रखोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो सेकंड नंबर का जो करप्टेड पैसा होता है या इलीगल पैसा होता है, उसके लिए पैसा रखने के लिए पैसा देते हैं कि भैया हमारा पैसा रखे रखो, जब हमें जरूरत होगी हम ले लेंगे। तो उसी को लेकर पनामा पेपर एक तरीके से लीक हुए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आएगा। पैसिफिक ओशियन में जैसे ही आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिखेगा। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और फिर उसके बाद धीरे 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 इधर वैनक्यूवर आइलैंड, जो इसका काफी फेमस एक आइलैंड है कनाडा का। और वैनक्यूवर आइलैंड फेमस किस लिए है? ये बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्ड पाए जाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे घूमते रहते हैं, तो उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। और फिर उसके बाद आपको गल्फ ऑफ अलास्का, और सबसे लास्ट में आपको बेरिंग सी, बेरिंग सी। और बेरिंग सी से आगे जाओगे तो बेरिंग स्टेट काफी ज्यादा इंपोर्टेंट। बेरिंग स्टेट किसको किससे जोड़ती है? बेरिंग स्टेट जोड़ती है बेरिंग सी को ब्यूफर्ट सी से। और किसको किससे अलग करती है? यूएसए के अलास्का को रसिया के अलास्का से अलग करती है। ये रसिया अलास्का है और ये एशिया का पार्ट है, इधर नॉर्थ अमेरिका। तो बेरिंग स्टेट के बारे में जरूर याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एशिया का नाम आ गया और हम लोग भी एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार मैं थोड़ा लैंड की तरफ, एक तरफ सी की तरफ। कल हम लोग देखो, हम लोग कोशिश करेंगे कि 45 मिनट के आसपास हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ें और 15-20 मिनट के आसपास हम लोग मैप देखते रहे साथ साथ। तो इससे क्या होगा, दोनों चीजों का बैलेंस बना रहेगा और आप लोगों को वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि आपका एक और वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपका इंक्लूड है, तो आपको वर्ल्ड के मिनरल्स, फेमस प्लेस, इनके बारे में पता होना चाहिए। और साथ में एक सब्जेक्ट आपका है इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए भी आपको वर्ल्ड को जानना बहुत जरूरी है। वरना आप लोग, और हर बार मैप से 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं जिसमें बस लोकेशन दिया होता है, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे आपका डिपेंड करेगा। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, पूछना है किसी को कुछ? मैप देखने में देख लिया आप लोगों ने या ऐसे ही घूम रहे थे?